इसका नाम तो मुझे कुछ और ही पता। मॉर्निंग साक्षी, रिया, डिम्पल, ध्रुव, साक्षी, अरे झकास, शुभम। ओके ओके, ये कौन हंस रहा है बीच में? रिया, रिया को बहुत हंसी आ रही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुभम दो बार गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम सीधा। कल हमने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या किया था? डायग्राम किया था हमने। किस चीज का? लंग्स का डायग्राम किया था। ऑब्वियसली अगर हम ब्रीदिंग इन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं तो वहां पे हार्ट का डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, हम तो वहां लंग्स ही बनाएंगे, राइट? सो आज हमने क्या करना है कि जो हार्ट है वो वर्क कैसे कर रहा है। लो, हार्ट आ गया, उसमें लंग्स जो है वो वर्क कैसे कर रहे हैं। ओके, सो ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग है उसका मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, ब्रीदिंग में कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो काम आती हैं? देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स। देखिए, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। बेटा ओके, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, हमारे पास ये मसल्स प्रेजेंट हैं। ये मसल्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं? एक्चुअली इनकी लोकेशन कहाँ होती है? जो हमारे रिब्स है, सी ये रिब्स है, राइट? उनके साथ अटैच जो रिब्स है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं, दिस इज वन रिब, ये एक रिब आ गई, ये दूसरी रिब आ गई, ये तीसरी रिब आ गई। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो बाहर की साइड को होते हैं। वो अटैच कहाँ होते हैं? बाहर की साइड को अटैच होते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो अंदर की साइड को अटैच होते हैं। मतलब ये बाहर वाली साइड हो गए, बाहर वाली साइड जो रिब्स के अटैच है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरकॉस्टल, और जो इंटरनल है वो अंदर वाली साइड को आते हैं। ठीक है, अंदर वाली साइड को वो आएंगे। इन दोनों मसल्स के साथ साथ एक और चीज यहाँ पे काम करेगी ब्रीदिंग के लिए, वो है डायफ्राम। कौन है? वो है डायफ्राम। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, अब ये काम कैसे करते हैं, ये सब चीजें काम कैसे करेंगी? तो देखिए आप इनको, कि जो आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है और आपका जो डायफ्राम है, जो आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, मैं बहुत इजी वे में लिख के आपको शो कर रही हूँ, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है और जो डायफ्राम है, जब ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? एयर इज मूव्ड इनसाइड द लंग्स। ठीक है, जो एयर है उसको लंग्स के अंदर पुश कर दिया जाता है, और जब हवा जो है लंग्स के अंदर पुश कर दी जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, क्या टर्म देंगे हम उसको? हम उसको बोलेंगे
इंस्पिरेशन, हवा अंदर जो है लंग्स के अंदर आ गई। किस चीज ने हेल्प किया? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स ने एंड जो है डायफ्राम ने। क्या ऐसा होता है? मैंने जो बोल दिया क्या वो करेक्ट है? जो मैं बोलती हूँ क्या आप उसको बिल्कुल वैसे का वैसे ले लेते हो कि अपनी चीज भी बोलते हो? लेट मी सी हाउ अटेंटिव यू आर। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? बताएंगे जरा मुझे, क्या मैंने सही बोला? क्या यही दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनहेलेशन होगा? हमेशा को क्या हो गया? ठीक है हमेशा, क्यों हमेशा ठीक है? ठीक है, इनहेलेशन इनहेलेशन इनहेलेशन। मैम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सहेलेशन नहीं होता। हर्षिता नहीं, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सहेलेशन नहीं होता। ये मैं आपको बताऊंगी, बट मुझे अभी बताइए क्या इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनहेलेशन होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा? देखिए मैं आपको, आप लोग ना नाम बता देंगे और हम कर लेंगे, क्यों? देखिए क्या होता है, ये लंग्स है, जो सामने वाला बोल दे वो सही है। क्यों? हम तो अपना दिमाग तो चलाएंगे ही नहीं। सो दिस इज अ लंग, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गई रिब्स, दीज आर द रिब्स, ये आ रही है रिब्स, ओके। ये आ रही है रिब्स, ये रिब्स है। ये आ गई, एक और कलर चौक लेना पड़ेगा मुझे। आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे इसको, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। देखिए ये आ गई इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के बीच में, ठीक है। रिब्स को कनेक्ट करती है इंटरकॉस्टल मसल्स, और बाहर से जो है कनेक्शन देती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अभी हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करें, ठीक है। साथ में हमारे पास और क्या है? मान लीजिए ये बॉडी क्या है, ये उस इंसान की बॉडी है, ओके, और उसके अंदर ये लंग्स है, ओके। और यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? डायफ्राम आना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए डायफ्राम, यहाँ पे आना चाहिए डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम आ गया, लंग्स आ गए, रिब्स आ गई हमारे पास। हमने क्या करना है? इनहेलेशन करना है। हमने क्या करना है? इनहेलेशन करना है। इनहेलेशन करने के लिए जो है हमको जो एयर है वो लंग्स में लेके आनी है, ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। अब ब्रीदिंग करने के लिए हमारे पास इन दोनों में से एक मसल काम आएगी, ठीक है। खुद का दिमाग लगाएंगे, मुझे बताएंगे कौन सी मसल काम आएगी। डायफ्राम का मुझे बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि उसमें क्या होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। डायफ्राम जो है रेस्टिंग पोजीशन पे, ठीक है, जब वो रेस्ट कर रहा होता है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती उसमें, तो वो कैसा होता है? डोम शेप होता है। कैसा होता है? डोम शेप होता है, ठीक है, डोम शेप होता है। बट अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? इनहेलेशन चल रही है, रेस्टिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे इनहेलेशन चल रही है। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, किसका? डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। डायफ्राम का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये भी नीचे की तरफ को फैलेगा, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी जो थोड़े से, ये जो आपका कैविटी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोर्शन आएगा यहाँ पे क्या होगा? इसको खुलना है, ठीक है। जब आप बलून में हवा भरते हो तो वो
एक्सप्लोड जैसा हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे दो चीजें होंगी। कौन सी चीजें होंगी? दो चीजें होंगी, ठीक है। एक तो है वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ को जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डोम शेप नहीं लेता, वो थोड़ा फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा कैसा हो जाता है? फ्लैटेंड हो जाता है, थोड़ा फ्लैटेंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। तो उसके लिए देखो आपने इसको ऐसे करके एरो नीचे की तरफ को लगाना है, ठीक है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनली जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब विड्थ इंक्रीज करने के लिए क्या होगा? विड्थ इंक्रीज करने के लिए देखिए जो आपका रिब केज है वो आउटवर्ड जाएगा। कैसे जाएगा? वो आउटवर्ड जाएगा। जब आप सांस लेते हैं 1 मिनट में आप एटलीस्ट 12 to 15 टाइम्स 12 to 15 टाइम्स जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है। और जब आप सांस ले रहे हैं तो हाथ जो है अपनी चेस्ट पे रखो और फिर देखिए कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो चेस्ट ऊपर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? चेस्ट ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। सो दूसरी चीज क्या है? एक तो डायफ्राम जो है लोअर जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है डायफ्राम। और जो चेस्ट है आपका, डायफ्राम के बारे में सिर्फ इतना प्रश्न आता है कि क्या एक्टिविटी होगी उसकी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि रिलैक्स करेगा। तो जब इंस्पिरेशन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, ये याद रखना है आपने। और क्या होता होगा? और क्या होता होगा? ये जो चेस्ट एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जाता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड जाता है, ठीक है। बनाएंगे इसको, आप बनाइए। और अब मुझे बताइए कौन सी मसल जो है यहाँ पे काम करेगी? कौन सी मसल यहाँ पे काम करेगी? ठीक है, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाएंगे और मुझे आंसर देंगे। दिमाग लगाएंगे और आंसर देंगे। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बेटा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब लग रहे हैं कि थोड़े से अटेंटिव हैं, ठीक है। थोड़ा सा खुद का दिमाग भी यूज करेंगे। काजल बोल रही है नहीं, इनहेलेशन ही होगा जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। यस, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनहेलेशन ही होती है, ठीक है। इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेरी गुड, ठीक है। सो रहे थे सारे के सारे, यस मैम बोल रहे थे, ओके। ये वही लोग हैं जो यस मैम बोल रहे थे। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ऐसे पता चलता है कि आप लोग अटेंटिव हो कि सो रहे हो, ठीक है। कहां 10-11 बजे उठने वाले बच्चे सीधे क्लास में आके बैठे हुए है ना। दैट्स व्हाई सो रहे थे। हर्षिता ने मान भी लिया कि हाँ मैम सो रहे थे, है ना, सारे सो रहे थे, आई नो। सो यहाँ पे अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट के लिए देखो मैंने डायग्राम भी बना के दे दिया आपको कि जो इंटरनल कॉस्टल मसल होती है वो अंदर की तरफ होती है, जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल होती है वो बाहर की तरफ होती है। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है काम करेंगे, ठीक है। कौन से? एक्सटर्नल, अंडरलाइन भी क्या होता है इसको, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। सो जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। किस तरफ खींचते हैं? ऊपर की तरफ खींचते हैं। और जो डायफ्राम है इसको नीचे की तरफ खींचता है।
जब दोनों तरफ से इसको खींचा जाएगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा और सारा का सारा हवा जो है वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब तो आप जान चुके होंगे कि जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम करेगी तो क्या होगा, डायफ्राम के साथ अगर वो काम करेगी तो क्या होगा, एक्सहेलेशन होगी, ठीक है, मतलब वो एक्सपायर करेंगे, बाहर को निकालेंगे हवा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में क्या होगा, मान लीजिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन बीइंग है और उसके अंदर जो है हमारे पास लंग्स आ गए, ये थोड़ा बलून की तरह ही बन गया है, इसको आप लंग मानिए, चलो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, कुछ ज्यादा हट्टा कट्टा इंसान है, इसके पास खट्टे खट्टे लंग्स है, ओके, खट्टे खट्टे लंग्स है इसके पास। सो ये लंग आ गया और उसके ऊपर जो है अगेन रिब्स, दीज आर रिब्स, ये रिब्स आ गई, ये आ गई रिब्स, और ये जो है डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम। अब देखो डायफ्राम कैसा बनाया मैंने, डायफ्राम जो है थोड़ा मैंने डोम की तरह बनाया है ना। व्हाट इज डोम, डोम क्या होता है, आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल जो है चाहे आगरा जाके नहीं बट अपनी बुक्स में तो जरूर ही देखा होगा, ठीक है। तो ताजमहल के ऊपर जो है वो गुंबद बना हुआ है ना, इसको डोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा शेप है, ये बिल्कुल गुंबद की तरह शेप बन गया है, ये कैसा बन गया है, ये डोम शेप बन गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हवा जो है अब बाहर जानी, एरोस देखो ऊपर की तरफ लग रहे, एक्सहेल करना है, क्या करना है, एक्सहेल करना है, ठीक है। जब हम इनहेल कर रहे थे एरो अंदर की तरफ थे, एक्सहेल कर रहे हैं तो एरो बाहर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई थी, जो है डायफ्राम फ्लैटन हो गया था, ठीक है, एरोस नीचे की तरफ फ्लैटन हो गया था, ओके। बट अब जब एक्सहेल कर रहे हैं तो एरो भी ऊपर की तरफ होंगे, एरो भी ऊपर की तरफ होंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम जो है रिलैक्स कर जाता है, डायफ्राम क्या कर जाता है, रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थे जिनको हम यहाँ पे बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है, इंटरनल जो अंदर की तरफ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो वॉल को पीछे की तरफ खींचेगी, ठीक है। अब वॉल क्या है, पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो है यहां से पकड़ के ऐसे खींचती तो इसको तो फैल जाना चाहिए था, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जो अंदर की तरफ मसल है, ठीक है, इनर इंटरकॉस्टल मसल्स है, वो इसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचेंगे। तो अंदर की तरफ खींचने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूवमेंट, कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। यहां क्या हो रहा था, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अप जा रहा था, आउटवर्ड जा रहा था, बट हवा बाहर निकालने के बाद इनवर्ड एंड डाउनवर्ड हो गया, वापस अपनी जगह पे वो चला गया। तो यहां पे क्या है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इससे आपने समझ जाना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। वहां पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, वो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बात है, अगर अंदर वाले जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाहर वाले नहीं कर रहे होंगे,
है ना। सो आप सिर्फ ये दो चीजें याद रखिए यहाँ पे। क्या चीजें याद रखनी है? जब आपने एक्सहेल करना है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बट डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। वेयरएज जब आपने इनहेल करना है, एक्सहेलेशन में तो आपने देख लिया, बट जब इनहेल करना है, हवा अंदर लानी है, तो क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, एज वेल एज डायफ्राम भी फ्लैटन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करके। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आया बेटा? यस मैम। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, ठीक है। अमीशा ने आंसर दिया है। ओके, क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया है? ये बहुत इजीली बताया मैंने आपको, एंड नेक्स्ट टाइम से अटेंटिव रहिएगा। मुझे लगा पता कि आप सो रहे हैं तो क्लास लग जाएगी आपकी फिर अच्छे से। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ा जाए और देखते हैं हमारे पास और क्या है जानने के लिए। जानने के लिए अभी बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ है जानने के लिए। ओके, क्या हुआ अवंतिका को? अच्छा, कि वो सो रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे हो जाएगा, अडैप्ट हो जाओगे आप, कोई बात नहीं। ओके, थोड़ा पानी वानी पी के आया करो, मुंह वहां धो के आया करो, हो सके तो नहा लिया करो, ठीक है, क्लास लगाने से पहले। नाउ सी, अब क्या करना है हमें? देखिए, हम हवा अंदर ले रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, उसको बॉडी में जो है हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैं एल्वेलाइज के फर्दर काम पे नहीं गई हूँ, ठीक है। पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस कर ले, फिर उसके बाद एल्वेलाइज स्ट्रक्चर्स देखेंगे, है ना। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हवा अंदर आनी है, हवा बाहर जानी है, ठीक है, बॉडी से बाहर जानी है। कभी कभी क्या, कभी भी आपको ये पता नहीं चलता है कि आप ब्रीथ कर रहे हो, आप कॉन्शियसली ब्रीथ नहीं करते हो। क्यों नहीं करते कॉन्शियसली ब्रीथ? क्योंकि ये इनवॉलंटरी होती है। ये कैसा होता है? ये इनवॉलंटरी होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। ये किसके कंट्रोल में होता है वो हम एंड ऑफ द चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेडल ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, ये सब चीजें हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब आप, चलो इनवॉलंटरी तो होती है, बट जब आप सोच भी नहीं रहे होते हो ना, सोच भी नहीं रहे होते हो कि हम सांस ले रहे हैं, उस टाइम पे आप नॉर्मल ब्रीथ करते हो, उस टाइम पे आप नॉर्मल ब्रीथ करते हो, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ करते हो। ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, इस टाइम पे जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने अंदर लेते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं उसको? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये 500 मिलीलीटर्स का वॉल्यूम होता है। कितना होता है ये? 500 ml का होता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मली लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाती है हमारी बॉडी में। हमको पता ही नहीं चलता कि भाई अब क्या करें, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, दम घुटने लगता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? हम डीप ब्रीथ करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा डीप ब्रीथ करते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में समझ आ रहा है तो अपना कमेंट देते रहिएगा, मैं देखती रहूंगी, चेक करती रहूंगी इसको टाइम, ठीक है। सो हम बहुत डीप ब्रीथ करते हैं, तो वो फोर्सेबल ब्रीदिंग होती है। हम फोर्स यूज करके जो है ब्रीद करते हैं, ओके। नॉर्मली तो हम करेंगे ही करेंगे, नॉर्मल तो हम कर ही रहे हैं, नॉर्मल हम कर ही रहे हैं, बट उसके एडिशन में हम फिर फोर्सफुली भी, फोर्स लगा के भी जो है रेस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं,
और कभी कभी जब इनहेल हमने बहुत ज्यादा कर लिया तो खेल खेल में कभी कभी, ठीक है, एक्सपायर भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी कोशिश कर सकते हैं, आप जबरदस्ती हवा अंदर लेके देखो, रोको उसको, फिर जबरदस्ती सारी सॉरी सारी की सारी हवा जितनी भी हो सके आप अपने लंग्स से बाहर निकाल के देखो, ऐसा हो पा रहा है? एक्स्ट्रा फोर्सफुली, ठीक है, बहुत फोर्सफुली आप अंदर इंस्पायर करके देखो, इनहेल करके देखो, और बहुत फोर्सफुली जो है उसको निकाल के भी देखो, ठीक है, बहुत फोर्सफुली उसको निकालिए भी, तो क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर हम नॉर्मल बात करें, एक मिनट में अगर हम सिर्फ नॉर्मल बात करें तो एक मिनट में हम 6000 से लेके 8000 ml तक का एयर हम अपने अंदर ले सकते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल एक मिनट में, एक मिनट में हम 12 बार या फिर 15 बार ब्रीथ करते हैं, तो 12 या 15 बार जो है वो टाइडल वॉल्यूम है, तो हर ब्रीथ में 500 ml आ रहा है, ठीक है। बट जब हम ओवरऑल एक मिनट की बात करते हैं तो हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने नॉर्मल के साथ फोर्सफुली भी जो है इंस्पायर किया है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिख लीजिए इसको, इसको बोलते हैं IRV, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, additional volume of air a person can inspire in a forcible inspiration, ठीक है। नॉर्मल के एडिशन में जब फोर्सफुली हम जो है हवा अंदर लेंगे, ठीक है, तो एवरेज में क्या होता है, इट गोज फ्रॉम 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। तो ये चलता है, टोटल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 से लेके 3000 ml तक। मैं धीरे धीरे क्यों करवा रही हूँ, मैं इसको धीरे से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहां से फिर न्यूमेरिकल उठ के आ जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल उठ के आ जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई बताओ, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए IRV क्या है, IRV पता होगा आपको, तो आपको ये भी पता होगा IRV में कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाता है, एडिशनल आ जाता है 2500 से लेके 3000 ml तक एडिशनल एयर जो है आपकी बॉडी में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम तो इनहेल कर रहे थे, यहाँ पे इनहेल कर रहे थे, राइट। अगर हम एक्सहेल करें, अगर हम एक्सहेल करें तो क्या होगा, अगर हम इनहेल की जगह, अगर मैं बोलूं इनहेल की जगह अब आपने फोर्सफुली जो है एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको ERV बोला जाता है, ठीक है। अब ये कितना होता होगा, ये आपका चलता है 1000 ml से लेके 1100 ml तक, ठीक है, 1000 ml से लेके 1100 ml तक ये चलता है। इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे आप लोग, फटाफट नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये इतना चलता है, नंबर आपने हमेशा याद रखना है, न्यूमेरिकल में पूछ लिया तो फंस जाओगे, ठीक है। बायो वालों को वैसे भी नंबर से दुश्मनी होती है, नंबर ही नहीं याद रहते हैं, क्यों, मैक्सिमम लोगों को तो, तभी तो मैथ्स थोड़ा होता है, तभी तो
मैथ्स को छोड़ा होता है, कितनी खुशी होती है 10th के बाद, फिर तो मैथ पढ़ना ही नहीं है ना। नंबर से कोई लेना देना नहीं है। यही वो बच्चे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता चलता कि राशन की दुकान में राशन वाले ने कितने पैसे मांग लिए, फिर वो लगते हैं वो काउंट करने फिंगर्स पे। क्यों, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मम्मी वगैरह तो बता के भेजती है, बेटा 30 रुपए में आएगा सामान, एक्स्ट्रा ले आते या फिर कम ले आते, फिर भी नहीं लगता है। बताओ कि मैथ्स वालों को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। निकिता जो है हंस रही है, मुझे लग रहा है निकिता के साथ ही प्रॉब्लम होती होगी। अच्छा, मैथ्स भी अच्छा है किसका? अवंतिका का मैथ्स भी अच्छा है, बहुत सारे बच्चा है क्या? ओके, अदिति का नहीं है, निकिता का भी नहीं है, शुभम का भी नहीं है। बट बायो ज्यादा पसंद थी, प्रियंका को बायो ज्यादा पसंद थी। चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ग्रोसरी शॉप पे अच्छे से सामान खरीद के आ सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। क्यों? ओके, 100 रुपए की चीज 50 में ला सकते हैं बेटा आप लोग। ठीक है, मुझे तो लगता है शायद ले आएंगे, इनका दोनों फेवरेट था। ओके, सो अब हम आगे बढ़ के देखते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ के देखते हैं और देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। अब हमने देख लिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हमने देख लिया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इतना ज्यादा फोर्सिबली बाहर हवा निकालने के बाद भी, इतना ज्यादा फोर्सिबली हवा बाहर निकालने के बाद भी अगर थोड़ी सी हवा लंग्स में रह जाए, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलेंगे उसको? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। आप जितना भी फोर्सफुली हवा बाहर निकाल दो, ठीक है, जितना भी फोर्सफुली आप एक्सपेल कर लो, एक फोर्सफुल एक्सपेल करने के बाद भी अगर हवा जो है, कुछ एयर जो है वो रिसाइड करती है इन लंग, ठीक है, जो एयर है वो स्टिल रिसाइड करेगी आपके लंग्स के अंदर आफ्टर फोर्सिबल एक्सहेलेशन भी। अगर हवा जो है लंग्स में रहती है उसके बाद भी, उसको क्या बोलेंगे? उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? आरवी, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है कितना होता होगा? दैट इज 1100 to 1200 ml। कितना होता होगा? दैट इज 1100 to 1200 ml। इतना रहता है, ठीक है, इतना रहता है। जल्दी से नोट डाउन करो। अभी तक हम फोर्सेबल की बात कर रहे थे, फोर्सेबल की बात कर रहे थे, ठीक है, फोर्सेबल जितना भी था हमने फोर्सेबल की बात की है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला क्या आएगा हमारे पास? अगला हम सबसे पहले फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देख लेते हैं, तो इसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो टोटल कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी, क्या रहेगी? वो रहेगी ईआरवी प्लस आरवी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तभी मैंने आपको सभी क्वांटिटीज बताया, तभी मैंने कहा था आगे आपको जो है इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स कोई बहुत बड़े नहीं होते जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको आरवी प्लस ईआरवी। आरवी प्लस ईआरवी तभी कर पाओगे ना जब आपको क्वांटिटीज याद रहेंगी, कितना एमएल आ रहा है, कितना एमएल जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट जो रहेगा
वो रहेगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी capacity and expiratory capacity। इंस्पायरेटरी में आएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी में आएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। इस चीज को नोट डाउन कर लो, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, क्या आता होगा, हमने दोनों देख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता होगा, उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी में क्या होता होगा, वाइटल कैपेसिटी में क्या होता होगा, सोचिए। हम वाइटल कैपेसिटी में क्या डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। अब जो वाइटल कैपेसिटी है वो क्या है, सोचो सोचो और इसके बारे में बताओ मेरे को, सोचिए और बताइए। मैं आपके कमेंट्स चेक करती हूँ, लेट मी चेक योर कमेंट्स। डन मैम, डन डन, हो गया। अच्छा, वेरी गुड काजल। बेटा रमिता, अभी थोड़ी देर पहले मैथ्स की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। बीच में कुछ साइन देना होता है, बीच में कुछ साइन देना होता है, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, ये सब लिख दिया आपने, बीच में इंडिकेट नहीं किया। क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये सबट्रैक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। सभी का एडिशन होगा मैम, ओके, सभी का एडिशन होगा। रिया बोल रही है, देखिए हमने क्या करना है, वाइटल कैपेसिटी पे क्या करना है, यहाँ पे आईआरबी ईआरबी प्लस टीवी होगा, आईआरबी ईआरबी प्लस टीवी कॉम्बो पैक है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसका कॉम्बो पैक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद आता है टोटल लंप कैपेसिटी, इसके बाद हम करेंगे टोटल लंप कैपेसिटी, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगी, है ना, जिसमें रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगी। टोटल लंप कैपेसिटी में रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगी। इतना लिख लिया आपने, लिख लिया है बेटा, तो मैं मेंशन कर दूं टोटल लंप कैपेसिटी, क्योंकि हमारे लंग में मैंने आपको पहले ही बताया कुछ ना कुछ एयर रह जाती है, कभी खाली नहीं होता है आपका लंग, ठीक है। सो टोटल में क्या आएगा, टोटल में आएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जो रेसिड्यू रह गया है आपके लंग में रहता ही है, ठीक है। तो रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है, आरबी, आरबी आना है। ओवरऑल इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हम इसको वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना पोर्शन जो आपका है ये तो वाइटल ही है ना, वाइटल कैपेसिटी का भी है ना,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहां तक हमने जो है डेफिनेशन वाला पार्ट जो है खत्म किया है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको रब कर दिया जाए बेटा, शैल आई रब दिस, शैल आई रब दिस? जी मैम, बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ gases and factors affecting transport of gases। ये 3 टॉपिक हमने फटाफट अभी फिनिश करने हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसका, रेस्पिरेशन का, पूरा चैप्टर नहीं, ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं करेंगे हम, ठीक है। वो जो आपका 21 व 22 चैप्टर है वो पूरा नहीं करना है, हमने सिर्फ रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग करना है उसको, कि रेस्पिरेशन कैसे होती है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके लिए मुझे छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है, कुछ टाइम दीजिए मुझे, तब तक आप भी बनाओ। आई नो आपको पता होगा इसके बारे में कि कौन सा डायग्राम बनने जा रहा है। अच्छा, तब तक मुझे ये बताइए, ये जो आपका एल्वेलाई है, एल्वेलाई ये कौन से एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा, कौन से एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा, ये बताओ आप मुझे। चैट बॉक्स में तब तक ज्ञान बांटिए, ठीक है, जब तक मैडम बना रही है तब तक ज्ञान बांटो। बहुत टाइम तो हमको लग ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। दिख रहा है, मुझे चौक चेंज करना पड़ेगा शायद, इस चौक से आपको नहीं दिखेगा प्रॉपरली। So let me try this like this. जैसा आपके बुक में दिया हुआ है। मुझे चॉक्स लानी पड़ेंगी भाई, कलरफुल चॉक्स लानी पड़ेंगी, सो दैट आपको और अच्छे से पता चले, ठीक है। नॉर्मली बनाते हैं बिना प्रॉपर चॉक्स के, बिना वाइट चॉक के, तो ये दिखने से नॉर्मली बनाया जाता है। ये
यानी टिश्यू। Alveoli, this one is basement membrane, basement membrane, और ये आ गया blood vessel, this is blood vessel, this is blood vessel. Alveoli, basement membrane, then comes the blood vessel. ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका हार्ट, ये आ गया हार्ट, ये आ गया पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज वेना कावा, दिस इज वेना कावा, एंड दिस इज एओर्टा, दिस इज एओर्टा। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है दिस इज टिश्यू, दिस इज द टिश्यू। अब देखिए, आपको याद होना चाहिए कि पल्मोनरी वेन, ये वाला पार्ट, ठीक है, पल्मोनरी वेन वाला पार्ट जो है और एओर्टा जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने पास रखेगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड रहेगा और ये वाला पार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन वाला होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पास ऑन करना है, ये पास करना है कहाँ पे, टिश्यू तक। ऑक्सीजन जो आपके एल्वेओलाइज के अंदर आएगा, इसको आपने टिश्यू तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाया जाता है, प्रेशर के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, ये प्रेशर के थ्रू, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब क्या है, जब हवा जो है यहाँ आई, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो है 104 mm ऑफ Hg। मतलब देखो, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई लगेगा और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 mm ऑफ Hg। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो लेस है, वो कम है। तो यहाँ पे ताकतवर कौन है, ज्यादा पावर वाला कौन है, पावर वाला तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धक्का देके खुद कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर आ गया, पावरफुल है, उसकी चलती है, वो अंदर आ गया। ओके, सो अंदर पहुंचा कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचा है, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देन पहुंच गया यहाँ पे। अब इसको जो है फर्दर कहाँ जाना है, टिश्यू तक जाना है। ठीक है, तो वहां पे भी जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का, वो कितना रहेगा, 95 mm ऑफ Hg। वो कितना रहता है, 95 रहता है। ठीक है, whereas जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना रहता है, वो रहता है 40 mm ऑफ Hg। सेम। ठीक है, अभी भी किसकी चल रही है, ऑक्सीजन की चल रही है, तो वो अपने आप को धक्का दे देगा इनटू द टिश्यू, वो अपने आप को टिश्यू तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब जाते जाते क्या होता है, जाते जाते जो है ये जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहुंच जाता है 45 mm ऑफ Hg, और जो ऑक्सीजन है उसका पहुंच जाएगा कितना, 40, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को बाहर निकाल लेगा। दम किसमें है, 45 वाले कार्बन डाइऑक्साइड वाले। ठीक है, तो जब वो यहाँ पहुंचता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि डीऑक्सीडेटेड पार्ट होता है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तब वो टिश्यू के अंदर आ रहा है। बाहर जाते जाते क्या होता है कि यहाँ पे इस साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो एटलीस्ट 45 पहुंच जाता है, बट वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो बॉडी के अंदर भी रहे। स्टिल उसको जो है बाहर, जो है एल्वेओलाई के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट हम आगे करेंगे।